नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार पवन सिंह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। यह भी संभावना जताई जा रही है कि वह बिहार के आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात से पहले पवन सिंह ने एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। इन मुलाकातों को बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे और तोड़फोड़ भी हुई थी। अब मंगलवार को बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने पहले ही 38 दुकानों को सील कर दिया है जो कथित तौर पर एक दरगाह की आड़ में बनाई गई थीं। आईएमसी का दफ्तर भी सील हो चुका है। नगर निगम के आदेश के बाद इन दुकानों को खाली कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मौलाना तौकीर रजा के मार्केट पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। गाजियाबाद के कबीरनगर स्थित रामलीला मैदान में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सुबह करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार कार रामलीला मैदान में घुस गई और वहां सो रहे दुकानदारों को रौंद दिया। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। पास सो रहे अन्य लोगों की नींद खुल गई और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। कार चालक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार को अपने कब्जे में ले लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार के कहर को उजागर किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। चुनाव आयोग की एक टीम अगले हफ्ते पटना का दौरा करेगी, जिसमें 4 और 5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है, जिसमें पहले चरण का मतदान छठ पर्व के बाद अक्टूबर के अंत में होने की संभावना है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अन्य खबरों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना नया और आधुनिक कार्यालय मिला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मौजूद खुर्जा को देश की क्रॉकरी सिटी तक पुकारा जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन से लेकर चीनी मिट्टी से बनी चीजें बेहद अट्रैक्टिव होने के साथ साथ व्यापार का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए इसे इस मामले में वर्ल्ड फेमस तक माना जाता है। कहते हैं कि इस शहर में क्रॉकरी से जुड़ी चीजों को मुगलों के समय से बनाया जा रहा है। इन बर्तनों में फारसी शैली के डिजाइन नजर आते हैं। कहते हैं कि इस शहर में 500 से ज्यादा सिरेमिक और पॉटरी यूनिट हैं और यहाँ की क्रॉकरी भारत के साथ ही विदेश में भी निर्यात होती है। यहाँ ज्यादातर महिलाएं घरों पर पेंटिंग और साज सजावट का क्रिएटिव काम करती हैं। खुर्जा की गलियों में घूमते हुए इन रंग बिरंगे बर्तनों से सजी दुकानों को देखने का अनुभव बेहद शानदार होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण मुलाकात कर रहे हैं। इस बैठक से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़े कदम का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष एक खास चीज के लिए तैयार हैं, जिससे क्षेत्र में लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त हो सकता है। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इजराइल और हमास के बीच गजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस जंग में अब तक 66,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर भी मध्य पूर्व में शांति की वास्तविक संभावना का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना लिखी है। यह किताब जल्द ही भारत में लॉन्च होगी। पीएम मोदी ने लिखा है कि यह आत्मकथा उनके मासिक रेडियो शो मन की बात से प्रेरित है, लेकिन इसमें मेलोनी की अपनी मन की बात है। मोदी ने मेलोनी की जीवन यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रस्तावना लिखना उनके लिए सम्मान की बात है और वह इसे मेलोनी के प्रति सम्मान, प्रशंसा और मित्रता के साथ कर रहे हैं।
मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कार्यकर्ताओं ने अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर लगे हिंदी विज्ञापनों का विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर लगे बोर्ड्स पर कालिख पोत दी और कुछ बिलबोर्ड तोड़ दिए। MNS का स्पष्ट मत है कि महाराष्ट्र और मुंबई के मेट्रो स्टेशनों पर केवल मराठी भाषा में ही विज्ञापन स्वीकार किए जाने चाहिए, क्योंकि मराठी राज्य की भाषा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में विज्ञापन लगाए गए तो इसी तरह का विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी के अलावा किसी अन्य भाषा में विज्ञापन स्वीकार्य नहीं होंगे। भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ आपको पहाड़, ऐतिहासिक इमारतें, झरने और कई प्राकृतिक अजूबे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें भी हैं जहाँ की कहानियां आपको रोंगटे खड़े कर सकती हैं। आजकल ऐसी मिस्टीरियस जगहों पर जाने का ट्रेंड भी काफी बढ़ गया है। अगर आप भी रोमांचक अनुभव लेना चाहते हैं तो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना तो बनता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं भारत की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहें और उनके बारे में सब कुछ। राजस्थान अपने किलों, रेगिस्तान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जो अब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट बनती जा रही है। एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जवाई की, जिसे तेंदुओं का आवाज भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ आप बिना दूरबीन के लेपर्ड को नजदीक से देख सकते हैं। अगर आप भी इस एडवेंचर के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो देखते जाइए। इसमें हम आपको इस जगह से जुड़ी हर डिटेल बताने जा रहे हैं। आजकल लोग घंटों लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक ऑफिस चेयर पर बैठे रहते हैं, जो शरीर के दर्द और जकड़न का एक अहम कारण है। कई बार खराब लाइफस्टाइल के चलते भी पीठ दर्द, गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस और जोड़ों की समस्या अब आम हो गई है। इसके लिए कई दवाइयां और इलाज मौजूद हैं, लेकिन अगर इससे राहत न मिले तो लोग चिरोपैथिक थेरेपी का रुख करते हैं। चलिए इस वीडियो में डॉक्टर से ही जानते हैं इस थेरेपी के फायदे और करने का सही तरीका। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 2,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि यह सहायता दीपावली से पहले प्रदान की जाएगी। उन्होंने औसा और निलंगा तालुका में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी क्रमशः धाराशिव और सोलापुर जिलों के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसी के साथ एक और जरूरी खबर है कि महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो रूट 4 और 4A का सफल ट्रायल रन पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में छठ पूजा को एक वैश्विक त्योहार के रूप में संबोधित किया और इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मिथिला पेंटिंग की प्रशंसा की और 2 अक्टूबर को स्वदेशी खादी खरीदने की अपील भी की। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री और RSS कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित होगा, जिसमें RSS सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार सिक्का संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगवार के नाम पर जारी होने की संभावना है। यह आयोजन संघ और सरकार के बीच एकरूपता का संदेश देगा। इस महत्वपूर्ण अवसर से पहले RSS के शताब्दी वर्ष की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर को नागपुर में सरकार्यवाह के भाषण से होगी। यह विशेष कार्यक्रम 1 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 निर्धारित है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत षष्ठी पूजन से की गई। इस पूजा में TV9 नेटवर्क के CEO MD वरुण दास और हेमंत शर्मा के साथ TV9 के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। विधि विधान से पूजा करने के सभी ने मां की आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ये फेस्टिवल दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रखा गया है, जो कि कुल 5 दिन यानी 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संस्कृति, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सचेत परंपरा, शान और DJ साहिल गुलाटी जैसी हस्तियां भी अपनी प्रस्तुति देंगी। बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। यादव ने दावा किया कि बिहार में चोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर जनता को चुनावी रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया, लेकिन यह भी कहा कि जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है।
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का धृतराष्ट्र बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से सबसे ज्यादा डर भ्रष्ट अधिकारियों को है। यादव के अनुसार बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा है, जहां रिश्वतखोरी और घूसखोरी व्यापक है। नेटवर्क एक बार फिर बेमिसाल फेस्टिवल ऑफ इंडिया सीजन 3 लेकर आ रहा है। यह देश का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल एक्सपो और भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव है, जिसे अलौकिक, अद्भुत और अनुपम अनुभव बनाने की तैयारी है। यह 5 दिवसीय मेगा इवेंट 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया है। आज इस इवेंट की शुरुआत नवरात्रि की षष्ठी पूजा से की गई, जिसमें टीवी 9 नेटवर्क के एमडी वरुण दास और हेमंत शर्मा के साथ चैनल के अन्य सदस्य भी शामिल हुए, जहां पंडित जी ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण कर पूजा करवाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। अपने संबोधन में जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी देश दशकों से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों से जुड़ा रहा है। एस जयशंकर ने अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का भी जिक्र किया, जहां निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी। जयपुर अपने भव्य बाजार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां हर चीज की खरीदारी करने के लिए अलग अलग मार्केट बने हुए हैं। ऐसे ही यहां के मुख्य बाजारों के बीच स्थित छोटे छोटे मार्केट जो वर्षों से चलते आ रहे हैं, जहां कम जगह होने के चलते कई समस्याओं से यहां के स्थानीय दुकानदार और व्यापारी परेशान रहते हैं। ऐसे ही जयपुर के रामगंज बाजार में स्थित जयपुर का सबसे पुराना मछली मार्केट, जहां एक ही जगह पर 30 से भी अधिक दुकानें हैं, जहां ताज़ा मछलियां खरीदने के लिए आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी तक यहां आते हैं। बस्तर में आमट को खूब पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद ही बेहद लाजवाब होता है। अगर आप भी बस्तरिया आमट के जायके का स्वाद लेंगे तो इसे आप भूल नहीं पाएंगे। यह सूखी सब्जियों या हरी पत्तेदार सब्जियों का बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि इनके अलावा किसी अन्य सब्जी न बनाई जाए। बस्तर में खीरे का आमट बनाया जाता है, जो काफी स्वादिष्ट लगता है। आप इसे काले चने, हरे मटर के साथ बना सकते हैं। बस्तर आमासी कल्चरल डिश के सामने है, क्योंकि यह बस्तर के बाहर नहीं बनता है। भारत में हर साल हजारों लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं कोबरा जैसे जहरीले सांप। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोबरा के काटने के बाद भी कुछ लोग बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं? आज हम जानेंगे कि यह कैसे मुमकिन है और क्या सच में कोबरा का जहर हर बार जानलेवा होता है। खंडवा निवासी एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल पटेल ने लोकल 18 को बताया कि यह बिल्कुल संभव है। हालांकि कोबरा का जहर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हर बार उसका असर एक जैसा नहीं होता। कई बार सांप ड्राई बाइट करता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय रामलीला का रंग पूरे जोश के साथ चल रहा है। हर दिन शाम को जब मंच पर भगवान राम की लीला दिखाई जाती है तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस बीच आज हुई तेज बारिश ने पूरे माहौल का रंग थोड़ा फीका कर दिया। मैदानों में पानी भर गया। इसके बाद से दशहरा का और रामलीला का रंग फीका पड़ गया है। जहां शाम 5 बजते ही रामलीला में रौनक दिखाई लगने लगती थी, वहीं पानी भर जाने से सिर्फ पानी और कीचड़ दिखाई दे रहा है। इस वजह से जो भी इंतजाम यहां पर किए गए थे वह भी खराब होते नजर आ रहे हैं। बाराबंकी किसान अब उन फसलों की ओर रुख कर रहे हैं जिनसे उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सके। ऐसी ही एक फसल है केला। इसकी खेती किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है। यह पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक लाभकारी साबित हो रही है। केला एक नकदी फसल है, जिसकी खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। बाजार में इसके भाव भी ठीक मिलते हैं और इसका विक्रय पूरे साल किया जा सकता है, जिससे किसानों को लगातार आय का स्रोत मिलता रहता है। खंडवा जिले के भगवानपुरा गांव का नाम अब प्रगतिशील खेती के लिए जाना जाने लगा है। इसके पीछे गांव के 30 वर्षीय युवा अक्षय पटेल हैं, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट नौकरी को पाकर अलविदा कहकर खेती को अपना जीवन बना लिया। इंदौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अक्षय ने कुछ समय तक निजी क्षेत्र में काम किया, लेकिन गांव के हालात, खेती की संभावनाएं और अपने खेत के कुएं में साल भर पानी देख उन्होंने खेती को अपनाने का फैसला किया। जालौर राजस्थान की धरती पर कई ऐसी कहानियां बिखरी हुई हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। ऐसी ही कहानी है जालौर के कुख्यात डकैत कानिया वेलिया और चंपाड़ी की, जिन्हें लोग उस दौर का रॉबिन हुड भी कहते थे।
इन दोनों की कहानी गरीबी, विद्रोह और साहस से शुरू होकर डकैती तक पहुंची। कानिया वेलिया का बचपन बेहद गरीबी में बीता। पेट भरने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी। जयपुर राजधानी जयपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले से ही पूर्व राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम के इस अचानक बदलाव के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में यातायात और हवाई यात्रा प्रभावित हुई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौसम की वजह से विमानों की लैंडिंग बाधित हो गई। खासतौर पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E7517 जो चंडीगढ़ से जयपुर आ रही थी। बागपत के रटौल कस्बे में किसान द्वारा गेंदा फूल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा है। किसान ने धान, गन्ना और अन्य फसलों को छोड़कर फूल की खेती शुरू की है। किसान द्वारा इस खेती से अन्य फसलों के मुकाबले 3 गुना मुनाफा होता है। किसान पिछले 8 वर्षों से फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा है। अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना है। रटौल कस्बे के किसान इरफान ने बताया कि वह पहले कई प्रकार की खेती करता था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के परसापाली गांव में कई सालों से लोग उड़द की खेती करते आ रहे हैं। यह खेती उनके पूर्वजों के द्वारा की जाती थी, जिसे आज भी लोग करते आ रहे हैं। उड़द की खेती किसानों के लिए आजीविका और परंपरा दोनों का आधार बनी हुई है। आज भी लोग इस खेती को धान से ज्यादा पसंद करते हैं और मुख्य खेती के रूप में देखते हैं। लोग बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। ऐसे में बरसात के दिनों में उड़द की खेती होती है। नवरात्र, दुर्गा पूजा तक फसल तैयार हो जाती है, जिसके बाद बैल के माध्यम से उड़द के दाने को अलग कर दाल बनाई। बालाघाट मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वोकल फॉर लोकल के चलते कई उत्पाद हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। एक इसी तरह का समूह है जो जैविक खेती कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। इसका नाम उन्नति आजीविका समूह है। यह समूह बालाघाट जिले के पेंड्रई गांव का है। समूह में 12 महिलाएं हैं जिनकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। महिलाएं जैविक खाद और जैविक सब्जियां बेचकर अपने घर खर्च में सहयोग कर रही हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।